कल की रिकॉर्ड तेजी के बाद आज भारतीय बाजारों के लिए बेहतरीन संकेत है। दुनिया भर के बाजारों में अमेरिका में डाउ ट्रिपल सेंचुरी मारता हुआ और भारतीय बाजार फिर से एक नए रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में। हफ्ते के आखिरी दिन कैसा रहेगा ट्रेडिंग सेशन, आइए स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। तैयार हो जाइए सुपर फ्राइडे के लिए। बढ़िया मूड में हम सर, और भारत पाकिस्तान नहीं, पर चलिए भारत श्रीलंका का फाइनल होगा। हाँ, सुपर संडे होते संडे गया, बट फिर भी ठीक है। हमारा अंतिम लक्ष्य तो एशिया कप जीतना ही है। हाँ, ये है कि अब पाकिस्तान के लिए ये अच्छी बात है कि 2 बार हमसे हारे, उससे बढ़िया श्रीलंका से हार गए। उनके लिए रिलीफ हार में भी उनके लिए सांत्वना है एक तरह से। बाकी ठीक है, मज़ा आएगा जब आप होस्ट टीम के सामने उनके ग्राउंड पर खेल के अच्छा प्रदर्शन करके जीते हैं, तो बढ़िया है। और वेला लागे जिन्होंने पिछले मैच में अच्छा प्रदर्शन किया, तो इस बार फिर से नजर रहेगी। लेकिन ओवरऑल चलिए, इंटरेस्टिंग रिजल्ट था कल, अनएक्सपेक्टेड। एक बार के तो लग रहा था पाकिस्तान जीतेगा। हाँ, मतलब से उन्होंने बैटिंग करी थी, स्पेशली लगा तो था पाकिस्तान जीतेगा। ऐसा कहीं लगा नहीं कि श्रीलंका जीत सकता है, लेकिन यही एक मजेदार गेम की आप कब बाजी पलट जाए पता नहीं चलता। मजा आने वाला है। चलिए, मजेदार रहेगा। आज भी वैसे इंडिया श्रीलंका आज है, सॉरी बांग्लादेश, इंडिया बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश का मैच आज है। चलिए, तो क्रिकेट के मैदान पे खबरें अच्छी ही है। हाँ बिल्कुल, और बाकी दुनिया भर से भी अच्छी खबरें, बढ़िया संकेत आ रहे हैं। इनफैक्ट आप एक बार संकेत बताइए, फिर बात करते हैं बाजार। आज के ट्रिगर्स पर चलते हैं। सबसे पहले फोकस करते हैं, अमेरिका से बहुत ही मजबूत संकेत आते दिख रहे हैं। 330 अंकों का दमदार बड़ा उछाल आपकी हमारी किसी की भी उम्मीद से काफ़ी बेहतर, और नैस्डैक ने भी लगाई है सेंचुरी। कच्चा तेल लेकिन $94 के ऊपर है। चिंता और ब्लड प्रेशर बढ़ाता हुआ लगातार हमारा आपका सबका, और इसी भी ने 10वीं बार लगातार ब्याज दरें बढ़ाई, लेकिन एक अच्छा संकेत आगे नहीं बढ़ाएंगे। नवंबर में शुगर एक्सपोर्ट और किया जाए या नहीं, इस पर होगा फैसला, लेकिन खाद्य सचिव ने हमें एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा है कि त्योहारी सीजन में नहीं बढ़ने देंगे खाने पीने की चीज़ों की महंगाई। ये है सारी बातें जिन पर आज आपका होगा फोकस। बिल्कुल, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर बात करनी है। कुछ समय पहले अनिल जी, कच्चा तेल बढ़ रहा था, डॉलर बढ़ रहा था, आपका बॉन्ड यील्ड बढ़ रही थी, और बाजार पर इस पर प्रेशर आ रहा था। अभी वापस वही सिचुएशन है, और देखिए अब तक के पिछले 10-12 दिन अगर देख ले तो बेस्ट ग्लोबल संकेत आपके लिए कल आते हुए दिखे। तो तब और अब में बाकी कुछ सब बदला नहीं है, बट ये बाजार का सेंटिमेंट इतना अच्छा कैसे हो गया? देखिए दीप, हमें अपने लिए संकेत अलग देखने होंगे और अमेरिका को अमेरिका के संकेत अलग है। पहले क्यों बढ़ा वो बता दूं कि डाउ 330 पॉइंट आपका बढ़कर आया। कल जो रिटेल सेल्स के आंकड़े हैं वो बहुत मजबूत आए, मजबूत नहीं बहुत ही मजबूत। किसी की भी उम्मीद से काफ़ी बेहतर आंकड़े आते हुए देखें। जो ग्रोथ आई सेल्स की वो काफ़ी दमदार थी, 0.6% के आसपास की ग्रोथ आई, जो कि किसी ने सोचा नहीं कि इतनी बढ़िया ग्रोथ आ सकती है। क्यों आई? इसका मतलब क्लियर कट है कि डिमांड है, कंजम्पशन है, कंपनी की कमाई है, और अल्टीमेटली शेयर बाजार कंपनी की कमाई पर चलता है। तो कंपनी की अगर कमाई आपके साफ आती हुई दिख रही है तो फिर दिक्कत क्या है? तो अगर वही एक्शन है तो इसका मतलब फिर अमेरिका के लिए अच्छी खबर है, और अमेरिकी बाजार इस वजह से बढ़े। तो अमेरिकी बाजारों के लिए बढ़ने की जो वजह है वो उनकी अपनी है, हमारी नहीं है। न हमें उससे फर्क पड़ना चाहिए। अच्छा, हाँ, अलग अलग वो अपनी वजह से बढ़े। लेकिन अगर उनसे हटकर हम हमारे संकेतों पे देखें तो कच्चा तेल $94 के आसपास, थोड़ी चिंता की बात है। तो आपको है ना 330 पॉइंट की तेजी के सामने थोड़ा बैलेंस आउट कर देता है। और उसमें भी अभी भी ठंडे होने के संकेत नहीं। ओपेक से जिस तरह के संकेत आ रहे हैं, वो प्रोडक्शन को लेकर जो चिंताएं बता रहे हैं, सप्लाई वो कह रहे हैं टाइट रहेगा। तो इस बार है ना डिमांड सप्लाई मिसमैच की वजह से थोड़ा सा कच्चा तेल जल्दी से नीचे आएगा। इसको कोई भी नहीं कह रहा एक्चुअली, है ना। तो ये एकदम सिंपल सी चीज़ है। इसलिए मेरे ख्याल से कच्चा तेल का बढ़ना थोड़ी सी चिंता की बात है। मैं एक्चुअली बाकी मैं आपसे पूछता हूँ, डर है बट, या एटलीस्ट कॉशन है बट डर नहीं है, ऐसी सिचुएशन में तेल की? क्या होता है 70 का 94 हो कैसे? देखो क्या है, डर कब होता है? जब जेब में पैसे ना हो। हाँ राइट। चिंता है, और चिंता और डर में बड़ा फर्क है। चिंता और डर, हाँ, चिंता और डर में फर्क है। चिंता है हमें कच्चा तेल 94, लेकिन जेब में पैसे, मतलब हमारा फॉरेक्स रिजर्व है, इकोनॉमी मजबूत है, टैक्स कलेक्शन हाईएस्ट चल रहे हैं, हम बचा सकते हैं। हमारी हालत तो ऐसी नहीं है, मतलब कोई हम श्रीलंका पाकिस्तान नहीं है कि मतलब बढ़ाओ कच्चा तेल इकोनॉमी की ऐसी तैसी कर देगा। राइट। फर्क पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता ऐसा नहीं है, फर्क पड़ता है।
मतलब एक तो क्या है कि आप बड़े हट्टे कट्टे फर्स्ट क्लास रोज 100 पुशअप मार रहे हो और आपको जोर से दो आदमी मिलकर धक्का देते तो लगेगी। और यही आप है ना मरेल से हो और धक्का देते तो दांत वांत टूट जाए, हाथ पे टूट जाए। करेक्ट। सो हम अभी उस मजबूत सिचुएशन में जहाँ धक्का लगेगा, गिर सकते हैं थोड़ी हल्की फुल्की, लेकिन हम हॉस्पिटलाइज हो जाए उतना इम्पैक्ट नहीं है। वैसा नहीं। सो इकोनॉमी की जो मजबूती है वो सहन कर सकती है। राइट। अच्छी बात नहीं है, ये बात पक्का है कि कच्चा तेल जितना नीचे रहे उतना और बढ़िया। लेकिन ऊपर रहना, हर रोज का हमारा बिल तो बढ़ाता ही है। राइट। रोज कच्चा तेल खरीदना है, रोज पैसे देने, रोज पैसे देने। और आज करेंसी भी ढीली पड़ी है, $83 के आसपास, तो इस वजह से ही पड़ी है, डॉलर की डिमांड है ही, आपको ज़्यादा डॉलर देने पड़ रहे हैं। सो आई थिंक हमारे लिए तो नेगेटिव है दीप, लेकिन ठीक है, इतने बुरे नहीं हम कि हम झेल ना पाए। एक ज़माना था कुछ नहीं था हमारे पास में, तब भी $125-130 के कच्चे तेल को झेल के आगे बढ़े हैं। तो अभी कम से कम हमारे पास ये है कि हमारे पास इतनी ताकत है कि हम ऐसे झटके संभाल सकते हैं। लेकिन लंबे समय तक ऊपर रहे तो वो अल्टीमेटली उसके इफेक्ट आने लगते हैं इकोनॉमी पे, चाहे महंगाई के हिसाब से आए, चाहे आपके दूसरी तरीके से आए, तो असर तो आता ही है। तो जितना जल्दी नीचे आए उतना बढ़िया। लेकिन फिलहाल हम सतर्क हैं, सावधान हैं, चिंतित हैं, डरे हुए नहीं है बस उन्हें। नहीं तो क्या डरे हुए होते तो डायरेक्ट, अभी तक मार्केट ने कच्चे तेल के भाव के साथ अपना डायरेक्ट कोरिलेशन बनाया नहीं है। राइट। डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं बनाया कि आप तुरंत प्रभाव से जो है कच्चा तेल को देखते ही मतलब मार्केट खराब कर दो या कच्चा तेल नीचे आते ही बढ़िया कर दो। तो वो डायरेक्ट 1-on-1 कोरिलेशन थोड़ा कच्चे तेल का हट गया है, इसलिए थोड़ी सी चिंता है, नजर है, बस नजर है। ठीक है, बाकी फैक्टर्स ठीक है या, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका में कल ब्रॉड बेस्ड रैली, ग्लोबल संकेत बहुत मिले जुले हैं। जहाँ एक और सिर्फ अगर आप इंडेक्स देख के डिसाइड करते हो तो आप बोल दो कि इससे बढ़िया संकेत पिछले कुछ दिनों में मिले ही नहीं। मेरे ख्याल से 2 हफ्तों में 330 पॉइंट तो कभी डाउ बढ़ा ही नहीं। तो उस हिसाब से तो बड़ा छलांग मारा है। लेकिन आप खाली ऐसे नहीं देख सकते। अब सवाल ये है कि जैसे एक संकेत आपने अमेरिका से लिया तेजी का, तो सामने कच्चा तेल है, बराबर कर रहा है। दूसरी ओर ईसीबी की बैठक हुई, उन्होंने 10वीं बार ब्याज दरें बढ़ा दी और बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन साथ में ये संकेत दे दिया कि अब शायद आगे बढ़ाने की जरूरत ना पड़े। ये तो नहीं कहा कि नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन जरूरत ना पड़े, तो वो भी आपका बैलेंस आउट हो गया। तीसरी ओर ये समस्या जो है ग्लोबल ग्रोथ की, वो चीन से है। चीन की तरफ से मामला बड़ा ठंडा ढीला है, चाहे वहाँ उनका रियल एस्टेट सेक्टर हो, चाहे बाकी इकोनॉमी हो, हालत ख़राब है। लेकिन साथ में कल उन्होंने अपनी CRR घटाई है 25 बेसिस पॉइंट, 1/4%, मतलब पूरा कोशिश करें जोश देने की। इस साल दूसरी बार, हाँ इस साल दूसरी बार, ये इकोनॉमी डूबे ना, हो जाए, हाँ मतलब थोड़ी रिवाइव हो जाए। तो सारे संकेत मिले जुले। उसके बीच में आपके लिए बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स वो स्टेबल से हैं, कोई नीचे नहीं आ रहे, बहुत बढ़ भी नहीं रहे, हाँ स्टेबल से हैं। सो आई थिंक ग्लोबल संकेत में सिर्फ डाउ देख के नहीं डिसाइड करता, मैं बाकी सब चीज़ें देख के डिसाइड करता हूँ। लेकिन एक कच्चे तेल को छोड़ दें तो ज़्यादातर पॉजिटिव साइड पे। कैसे? अमेरिका में डाउ भी बढ़ा है, रिटेल सेल्स के आंकड़े इकोनॉमी की मजबूती दिखा रहे हैं। दूसरा, ईसीबी ने ब्याज दर बढ़ाई, लेकिन आगे के लिए जो बढ़ गई वो तो हो गई, आगे के लिए आउटलुक है। तीसरा, चाइना से जो संकेत CRR कट के, यानी कि वो अब कोशिश कर रहे हैं, उन्हें समझ में आ रहा है कि अब हमें हमारी इकोनॉमी हमें ही संभालनी पड़ेगी, बाकी बाहर वाले आके नहीं संभालने वाले। पहले उनको एक गलतफहमी, दादागिरी हो गई थी कि हम कैसे घट सकते हैं, हम घटेंगे तो पूरी दुनिया की ऐसी तैसी हो जाएगी। वो अब चाइना वालों को समझ में आ रहा है कि हम पूरी दुनिया को नहीं हिला सकते। उल्टा, जब यूक्रेन रशिया के युद्ध के समय यूरोप की हालत खराब थी, ये सब थी, तब भी अगर यूरोप खराब नहीं हुआ उतना बुरा, वहां से रिकवर कर गया, तो बिना चाइना के भी यूरोप ने रिकवर किया। और अब तो चाइना को अगर रिकवर करना तो खुद ही को मेहनत करनी पड़ेगी, खुद ही के दम पे करना पड़ेगा। और इसीलिए अब इनको समझ में आ रहा है कि इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए जो कुछ करना है वो पॉजिटिव साइड पे। सो ओवरऑल एक कच्चा तेल छोड़ दूं तो बाकी संकेत ग्लोबल पॉजिटिव है, ग्लोबल पॉजिटिव। हाँ, लेकिन कच्चा तेल वाला सिर्फ हमारे लिए है। सो हम रिएक्शन नहीं देते। अब मुझे नहीं पता ना मार्केट रिएक्शन किस दिन देगा कच्चे तेल पे, अभी तक तो नहीं दे रहे हैं। आज दे देंगे या $100 पे देंगे, नहीं पता। तो अभी तक नहीं दे रहे हैं, जब तक ठीक है, नजर रखें, चिंता रखें, डरे घबराए नहीं। गॉट इट सर, ठीक है। एक और बढ़िया बात हो रही है हमारे बाजार की, अगर आप बात करें तो ग्लोबल संकेत तो ठीक है आज, हालांकि कच्चा तेल परेशानी वाले, बट इस पूरे हफ्ते इंडेक्स पर आप रिकॉर्ड्स बनते हुए दिख रहे हैं। फ्रंट लाइन निफ्टी पर आप रिकॉर्ड बनते दिख रहे हैं। कल पहली बार आपकी 20,000 के ऊपर क्लोजिंग भी आ गई और सिग्निफिकेंट क्लोजिंग आपको आती हुई दिखी है। तो अच्छी मूव अब बाजार में ये आती हुई दिख रही है, इसके क्या मायने आपको समझ रहे हैं?
नहीं, मायने ये है कि भारतीय बाजारों में तेजी का मोमेंटम है, तेजी का ट्रेंड है, बुल मार्केट में है, और 1-2-4 घंटे की मंदी या करेक्शन या फिर तेज बिकवाली से बाजार बदलते नहीं है। अगर 4 घंटे की मंदी से मार्केट में अगर मंदी आ जाए, बाजार टॉप बना दे, बाजार नीचे गिर जाए, तो फिर बुल मार्केट ही कैसा? हाँ, फिर बुल मार्केट ही कैसा, है ना? सो अब ये कई बार क्या होता है जी, बात वही है कि स्क्रीन देखकर, भाव देखकर, गिरने की स्पीड देखकर आप घबरा जाते हैं और सेंसिबल सोचना बंद कर देते हैं, और वहीं पर हमारी जरूरत है। हम वहीं पर कोशिश करते हैं कि भाई डरो मत, घबराओ मत, और आज आपके सामने देख लीजिए क्या लेवल से किस तरह के, और कल तो जिस तरह से मिड कैप स्मॉल कैप शेयर ने फिर से आउट परफॉर्म किया, है ना? सो आई थिंक कोई चिंता की ऐसी कोई खास बात नहीं है दीप, मुझे नहीं लगता कि ऐसा बहुत डरने घबराने की जरूरत है। रहा सवाल हमारे बाजारों का, एक चीज़ क्लियर है, बढ़ने की स्पीड धीमी होगी, निफ्टी की भी और बैंक निफ्टी की भी, मिड कैप स्मॉल कैप की भी और दिग्गजों की भी। अब हम थोड़ी कम स्पीड से बढ़ेंगे, और वो भी मैं बताऊं क्यों। क्योंकि जिन लेवल्स के आसपास आ गए यहाँ पर अब खरीदने वाले को जल्दी नहीं है, क्योंकि इस हफ्ते जो झटका लगा ना, उसके बाद लोग ना थोड़े सेंसिबल हो गए कि मुझे कोई स्टॉक सिलेक्शन और एंट्री पॉइंट, जिसकी कल मैं बात कर रहा था, उसको लेकर अब बाजार में वाकई में सीरियसली विचार विमर्श चल रहा है कि स्टॉक सिलेक्शन क्या होना चाहिए और एंट्री पॉइंट क्या होना चाहिए। सो आपको हर एक शेयर हर एक किसी भी भाव पे खरीद के पैसा बनेगा, कम से कम इस धारणा पे रोक लगी है, और ये अच्छी बात है। राइट, ये सेंसिबल ये मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में होनी भी चाहिए। हर कोई शेयर आप खरीदें और वो बढ़ जाए, वो ना आपके लिए ठीक है ना मार्केट के लिए ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली फिर इसीलिए करेक्शन जब आते हैं तो शार्प आते हैं, क्योंकि किसी ने कुछ भी खरीद लिया, कितनी भी क्वांटिटी में खरीद लिया। सो आई थिंक एक तो ये कि एंट्री पॉइंट और स्टॉक सिलेक्शन आपका इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरी बात ये कि इस वक्त जो खरीदने वाला है बहुत जल्दी में, सेम टाइम बेचने वाला भी जल्दी में नहीं है, क्योंकि आप अगर समझो डीप 4% आपका स्मॉल कैप इंडेक्स, 3% मिड कैप इंडेक्स घटता है, 15% 20% आपके वो स्टॉक घटते हैं एक दिन में 10%, जो आपके डार्लिंग है एकदम। यस सर, ठीक है, यस, करेक्ट। नेक्स्ट डे क्या है, उसके नेक्स्ट डे क्या है, वापस रिकवर होगा। सो ऐसे में बेचने वाले को भी ये पता है कि मुझे तोड़ तोड़ के बेचने की कोई जरूरत नहीं, ये ऐसा मार्केट है, मैं अपने भाव से आराम से बेचूंगा तो माल बिकता है, उल्टा तोड़ने से नहीं बिकता, एक भाव से धीरे धीरे बेचने से बिकता है। ये तो न इस वक्त बेचने वाला एग्रेसिव है, न खरीदने वाला एग्रेसिव है, और जब ये दोनों ही चीजें मिसिंग होती है तो फिर आप आराम से बाजार को धीमे धीमे ट्रेंड के साथ बनते हुए देखते हैं। ट्रेंड ऊपर का है, धीमे धीमे बढ़ेगा, हर एक रोज आपको एक अच्छे लेवल पे एंट्री पॉइंट भी मिलेगी, अच्छे लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका भी मिलेगा। आप 19,500 के आसपास की रेंज से 500 पॉइंट ऊपर का बेस बना चुके हैं, अब इस रेंज के आसपास थोड़ा सा आपको समय बिताना चाहिए, बिल्कुल बिताइए। इस समय बिताने की प्रोसेस में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखनी है आपको, दिग्गजों में, इंडेक्स में, मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में सेलेक्टिवली बुलिश ही रहना है, ये स्ट्रेटजी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। एक और चीज, जितना ग्लोबल बढ़ गए हम उतना नहीं बढ़ेंगे। अच्छा, हाँ, जितना ग्लोबल घट गए हम उतना नहीं घटेंगे। ओके, अब हम ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले में ज़्यादा मेच्योर प्रदर्शन करेंगे, और इस मेच्योर प्रदर्शन के पीछे सिर्फ एक रीजन होगा, हमारे अपने डेटा। हमारे अपने डेटा, जिस दिन पुट रेशियो हायर साइड पे आ गया, आपको ऊपर प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। जिस दिन एफआईआई की खरीदारी का आंकड़ा दमदार आ गया, आप ऊपर आते हुए देखेंगे। जिस दिन एफआईआई की थोड़ी बिकवाली का या लोकल फंड्स का हाथ थोड़ा सा खींचा, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कल के सेशन में भी आप देखिए, कल के मैं डेटा लेके आता हूँ आपके सामने एफआईआई और लोकल फंड्स के। एफआईआई ने कल खरीदारी का आंकड़ा दिखाया बड़े टाइम बाद, लेकिन कितना, सिर्फ 295 करोड़, 295। सामने स्टॉक्स कितने बेचे हैं, 750 करोड़ के, यानी कि नेट नेट आपके 450 करोड़ की बिकवाली है। सामने 185 करोड़ के इंडेक्स, इतने छोटे आंकड़े हैं, और लोकल फंड ने 51 करोड़ की बिकवाली। सो आंकड़े छोटे हो रहे हैं उनके, करेक्ट। सो इसलिए आपको ये अब एब्सेंस ऑफ बाइंग, एब्सेंस ऑफ सेलिंग आपको रेंज माउंट कर देती है। इसका मतलब क्या है कि अब बड़े इन्वेस्टर्स अगले मूव के पहले मूड बना रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि ये जो 20,000 के ऊपर कल क्लोजिंग मिली है पहली बार, ये टिकेगी क्या, एक दो दिन अगर टिक जाती है तो हमको 20,400 500 जाना है, नहीं टिकती है तो हम 19,700 800 आ सकते हैं, वहां पर फिर से लेंगे। सो आई थिंक थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाला माहौल है। आज के लिए सिंपल सी चीज़ है जो स्ट्रेटेजी मैं आपके सामने रख दूं, मिले जुले संकेत बाजारों के लिए, चाहे ग्लोबल ले लें मिले जुले, चाहे लोकल एफआईआई और लोकल फंड्स के डेटा ले लें, दोनों मिले जुले। ऊपर ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है तो कच्चा तेल ऊपर है, इधर एफआईआई और लोकल फंड्स की खरीदारी बिकवाली के आंकड़े एकदम मिले जुले, कोई बहुत बड़े नहीं।
अपनी स्ट्रेटजी क्लियर है, बाय ऑन डिप से, चाहे वो मिड कैप्स हो, चाहे स्मॉल कैप्स हो, चाहे लार्ज कैप्स हो, बाय ऑन डिप से, उसमें कोई बदलाव नहीं। जब तक कि कोई बड़ा लेवल ना तोड़े तब तक आपको मंदी सोचनी नहीं है। क्लियर कट है। स्मॉल कैप मिड कैप शेयरों में तेजी रहेगी और बढ़ेगी भी, रहेगी भी और बढ़ेगी। हाँ, मैं उस दिन भी कह रहा था जिस दिन 4% घटा रहा, आज भी कह रहा हूँ बढ़ेगी भी और रहेगी भी। बेसिकली सर, अगर आज भी पिछले 2 दिन की परफॉर्मेंस आ जाए तो जो ट्यूसडे को गिरे थे वो पूरा रिकवर पूरी रिकवरी हो जाएगी। नया हाई आज फिर आज कल में बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। एब्सोल्युटली, ऑलमोस्ट न्यू हाई के आसपास, ऑलमोस्ट वहीं पर आ गए। हाँ, अब इसमें क्या होगा दीप कि अब उस दिन जो गिरे हैं, जरूरी नहीं कि उस दिन जो गिरे उस दिन के जो हाई थे वो सारे शेयरों के भाव हाई वापस आ जाए, उसमें टाइम लग सकता है। अब की बार जब बढ़ेंगे कोई अलग बढ़ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि डिफेंस बढ़े, रोटेशन हो, फार्मा बढ़ सकता है, कोई आईटी बढ़ सकता है, बढ़ने का रोटेशन बदल सकता है, इंडेक्स आपका वहां आ जाएगा, बढ़ेगा। वो सेम है ना, जैसे निफ्टी आपका इतना बढ़ गया, यूपीएल 13% नीचे तो है। निफ्टी के 50 थोड़ी बढ़ते हैं। सेम मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में भी हम इंडेक्स देखते हैं, लेकिन इसलिए मैं उस दिन भी बोल रहा था कि इसको स्टॉक स्पेसिफिक ज़्यादा देखना आपको ठीक है, बट ओवरऑल आपको ब्रॉडर मार्केट में आपको मिड कैप स्मॉल कैप में कोई ऐसा खतरा नहीं दिख रहा, ठीक है। अब निफ्टी में 19,825 19,950 तुरंत आपके लिए बड़े सपोर्ट का काम करेगा। जब तक ये ना टूटे तब तक कमजोरी का मतलब माइंड में आना भी नहीं चाहिए कि मार्केट कमजोर हो रहा है। क्लियर है, ये तो बहुत मजबूत सपोर्ट रेंज बन गई है। जब तक 19,800 के नीचे ट्रेड करना शुरू नहीं करेंगे, आप कोई भी बोल दे मानना मत कि कमजोर है। और क्या आप 20,100 पे हो, बराबर नहीं, कहाँ बंद हुए? 20,100 कितना हो गया? मैक्सिमम 300 पॉइंट। 300 पॉइंट का मतलब 1.5%। इतना तो बनता है सर, इतना तो बनता है। इंडेक्स 1.5% लाइफ हाई पे, इतना नहीं झेल सकते तो फिर तो क्या आप मार्केट में फिर, एग्जैक्टली, है ना। दूसरा, बैंक निफ्टी 45,500 45,650 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो निकल के आ रहा है ऊपर की तरफ। निफ्टी में तो कोई खास लेवल है नहीं चूंकि लाइफ टाइम हाई पे है। बैंक निफ्टी में 46,175 46,375 ये आखिरी बाधा है बैंक निफ्टी के लिए। 46,186 का लाइफ हाई है क्लोजिंग बेसिस पे 21 जुलाई का, और 46,379 379 ये लाइफ हाई है 21 जुलाई का इंट्राडे बेसिस पे, और इसलिए वो 5-5 पॉइंट 4-4 पॉइंट कम करके 46,175 46,375 की रेंज दे दिए ताकि आपको आसानी से याद रहे ये आखिरी बाधा है। इसके पार करने के बाद बैंक निफ्टी भी लाइफ हाई बनाकर जा रहे हैं। आज एचडीएफसी बैंक चूंकि बैलेंसिंग है, बड़ी खरीदारी के बात भी हो रही है, तो आई थिंक एचडीएफसी बैंक मेक और ब्रेक है बैंक निफ्टी के लिए। आज लेट्स सी 46,000 पे बंद हुए क्या कुछ होता है। गॉट इट, ठीक है सर। बताएं फिर आज का सेटअप कैसा दिख रहा है? ग्लोबल संकेत पॉजिटिव साइड पर है दीप, और एफआईएस के संकेत है न्यूट्रल, घरेलू फंड्स के संकेत है न्यूट्रल, वायदा कारोबार के संकेत है न्यूट्रल, ट्रेंड और सेंटिमेंट है पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव 3 न्यूट्रल, नो नेगेटिव। 20,050 20,100 20,100 पर आप बंद हुए, यहीं से सपोर्ट जोन आपका शुरू हो जाता है। 20,050 20,100 आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। इसके ठीक नीचे 19,925 20,000 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, आएगा नहीं, आए तो खरीदना छोड़ना नहीं। ऊपर की तरफ 20,150 20,200 आखिरी रुकावट की रेंज है जिसके आसपास हम खुलेंगे। 20,200 के आसपास थोड़ी कॉल राइटिंग है। एक बार 20,200 को पार करके निकला निफ्टी तो ब्लू स्काई जोन में, खुले नीले आकाश, अनचार्टेड टेरिटरी, यानी कि आसान भाषा में उस लेवल पे उस रेंज में पहुंच जाएगा जो आपने हमने ज़िंदगी में कभी देखी नहीं है। फिर निफ्टी डिसाइड करेगा कि उसको कहाँ जाकर नया लेवल बनाना है, उसको कहते हैं ब्लू स्काई जोन। ठीक है। अभी ब्लू स्काई जोन का मतलब और अच्छे से समझना और एक्सपीरियंस करना तो उसका, जब आप कभी भी हवाई यात्रा करें, खिड़की खोलकर बाहर देखें, और बाहर देखें तो आप पूरे ब्रह्मांड में आप अकेले आपका विमान है, तब आपको समझ आएगा कि हम कहाँ हैं, कितना ऊपर जा रहे हैं, क्या है पता नहीं होता। उसको कहते हैं ब्लू स्काई जोन, खुला नीला आकाश है। करेक्ट, ऐसा है। ओके, ये तो हो गया निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी 45,800 45,900 तुरंत प्रभाव से आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। इसके ठीक नीचे 45,525 से 45,650 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। अगर इस रेंज में गलती से आ जाए तो छोड़ना मत। ऊपर की तरफ हल्की फुल्की रुकावट है 46,150 46,200 पर, कल के हाइस के आसपास, और उसको पार करके मिलते हो 46,300 375 आखिरी बाधा है जहां प्रॉफिट बुकिंग करना चाहे तो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, एक बार 46,380 का हाई पार करने के बाद 46,500 के ऊपर बैंक निफ्टी में ब्लू स्काई जोन होगा, 46,500 के ऊपर, ये ध्यान रखिए जी। गॉट इट, ठीक है सर। अच्छा, डेटा थोड़ा समझाइए कैसा दिख रहा है? इंडेक्स में कोई खास बदलाव नहीं है दीप, 66 से 65% ठीक है। पुट कॉल रेशियो 1.33 का निफ्टी का हायर साइड पे, लेकिन वीकली एक्सपायरी खत्म होकर ओपन इंटरेस्ट इतना असर रहेगा
छोटा सा पोजीशंस हल्की पोजीशन हल्की है। बैंक निफ्टी का पोर्टफोलियो कंफर्टेबल है, विक्स 4% बढ़ा, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर। स्टॉप लॉसेस? एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन के लिए स्टॉप लॉस है इंट्राडे 20,000, क्लोजिंग 19,900, 10-20-25 पॉइंट आप अपने हिसाब से लगा लें। 20,000 को 19,975 कर सकते हैं, 19,900 को 19,875, आपकी मर्जी है, वो देख लीजिए। राउंड फिगर में ये दो स्टॉप लॉस आपके लिए इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे। बैंक निफ्टी 45,800 कल के लो पर इंट्राडे स्टॉप लॉस है और 45,500 क्लोजिंग बेसिस पर है, जिसको अगर स्टॉप लॉस चेंज करना हो आप 45,800 से 45,500 के बीच में इंट्राडे क्लोजिंग चेंज भी कर सकते हैं। निफ्टी में भी 19,900 20,000 के बीच में इंट्राडे क्लोजिंग आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। अगर किसी को थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस इधर उधर सरकाना हो अपनी पोजीशन के हिसाब से, तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी है, इजाज़त है, आपकी मर्जी है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। शॉर्ट साइड पे यहाँ नहीं करना, यहाँ नहीं करना ना, यहाँ है फ्लेक्सिबिलिटी में नहीं कर सकते। 20,200 यही आपका स्टॉप लॉस रहेगा इंट्राडे क्लोजिंग, कोई छेड़छाड़ नहीं। बैंक निफ्टी 46,400 इंट्राडे, 46,200 क्लोजिंग, कोई छेड़छाड़ नहीं। शॉर्ट वाले स्टॉप लॉस सेम यही रखें, बाकी ठीक है। ओके, चलिए नई पोजीशंस पर आते हैं सर। खरीदना है निफ्टी, और खरीदने के लिए 19,975 20,000 के थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। टारगेट जो बनेंगे दीप वो होंगे 20,150 और 20,200 के दो छोटे टारगेट हैं, और एक बार 20,200 को पार करके निफ्टी ब्लू स्काई जोन में अपनी तेजी की पोजीशन को होल्ड करें। 50 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस डाल दें, जहां से भी हाई बने वहां से। करेक्ट। बेचना चाहते हैं जरूर बेचें, भर भर के बेचें, जितनी इच्छा है उतना बेचें, लेकिन कब 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 जब 19,850 के नीचे निफ्टी ट्रेड करना शुरू कर रहे तब, और तब होगा आपका स्टॉप लॉस 20,000। इसका मतलब इनडायरेक्टली आप समझ ही गए होंगे कि मैं भी बेचने की राय नहीं दे रहा हैं आप, है ना। ठीक है ना, ओके। और फिर भी कोई एग्रेसिव ट्रेडर बेचना चाहे तो 20,000 तोड़ने पर सोच सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी तक सेल सिग्नल आया नहीं है सर। बैंक निफ्टी खरीदें। वैसे तो आप बहुत एग्रेसिव ट्रेडर है तो 45,800 के स्टॉप से खरीद सकते हैं, लेकिन 45,800 45,900 अच्छी एंट्री पॉइंट है। कल का लो भी 45,800 है, यहाँ पर खरीदने की बात में सोच सकते हैं। स्टॉप लॉस 45,650 का लगाएं आप, 45,600 का लगाएं, माफ़ कीजिएगा। टारगेट जो बनेंगे 46,000, 46,075, 46,150 तीन छोटे टारगेट है। 46,200 250 दो मीडियम टारगेट है। 46,300 375 फाइनल टारगेट है, जिसके लिए करनी है खरीदारी। और एक बार 46,400 के पार निकलेगा तो बैंक निफ्टी ब्लू स्काई जोन में चले जाएगा। अब यहाँ पर भी बैंक निफ्टी में बेचना अगर कोई चाहता है तो जितना लाइफ हाई के आसपास बेचे। 46,186 का क्लोजिंग हाई है, लेकिन वो थोड़ा सा रिस्की है। अगर बहुत ज़्यादा दूर है, वहाँ ज़्यादा दूर नहीं है, एक बार या तो वहाँ या जितना 46,375 के आसपास आप बेच पाए। तो मेरा ये मानना है 46,300 375 ज़्यादा बढ़िया रेंज है बेचने के लिए। 46,500 का होगा आपका स्टॉप लॉस। टारगेट जो बनेंगे 46,200 150 दो छोटे टारगेट हैं। 46,075 46,000 दो मीडियम टारगेट है। 45,900 45,800 के फाइनल टारगेट के लिए ऊपर में आप एक चांस लेना चाहें तो कर सकते हैं। बिल्कुल गॉट इट सर। चलिए ये है पूरी स्ट्रैटेजी आपके लिए। इंटरेस्टिंग डे होने वाला है, देखते हैं अगर बैंक निफ्टी नए रिकॉर्ड्स पर मूव अटेम्प्ट करेगा या नहीं। आज 12 स्टॉक्स अनिल जी बैन में आ गए। कल जो लग रहा था डेल्टा, हिंदुस्तान कॉपर, सेल बैन से बाहर आएंगे, तीनों बैन से बाहर नहीं आए हैं, बल्कि 3 स्टॉक्स की एंट्री हो गई है। बलरामपुर चीनी, BHEL और जी एंटरटेनमेंट, तो 3 फ्रेश स्टॉक्स की एंट्री हुई है। एक भी स्टॉक बैन से बाहर नहीं आया है। आज 12 स्टॉक्स हैं वायदा कारोबार की बैन लिस्ट में। 13 की हाईएस्ट है, 13 की हाईएस्ट है, पिछली सीरीज में ही थी। देखो आशीष ने आज अगर एक्टिवली काम किया तो रिकॉर्ड बना लेंगे। एक दो और ऐड कर 3 साल का रिकॉर्ड बनेगा अगर आज 13 से ज्यादा हो गए तो 13 तक तो रिकॉर्ड मैच होगा। 14 हुए तो 14 हुए तो हो जाएगा। 2 को आपको लाने के लिए प्रयास करने पड़ेंगे। हाँ, लेकिन बाकी की 3 की भी पोजीशन कम है सर, जो कल निकल नहीं पाए। हाँ, बॉर्डर लाइन पे। लेट्स सी। चलिए वायदा कारोबार कोई इंपॉर्टेंट लेवल दीप, वैसे तो डेटा कमी है। बैंक निफ्टी में 46,000 में एक और ब्रेक लेवल है। 46,000 के पुट पर 25 लाख शेयर है, कॉल्स पर 30 लाख शेयर है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वही है। और बैंक निफ्टी पर 20,000 नीचे सपोर्ट है, अच्छा 47 लाख शेयर है। 20,100 पर 40 लाख शेयरों के आसपास का बराबर का ओपन इंटरेस्ट है, और 20,240 लाख वहाँ पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट। लेकिन डेटा इतने कम है आजकल, 40 लाख शेयर मुझे छोटे लगने लगे, मैं क्या करूँ। एक ज़माने में 40 लाख शेयर को ओपन इंटरेस्ट पे काफ़ी कुछ होता है, लेकिन अब हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेड का ज़माना है। सो डेटा बनेंगे, अब आज बनेंगे फिर देखेंगे। ओके गॉट इट सर। चलिए ये है आपके लिए पूरा का पूरा सेटअप। देखते हैं आज कैसा दिन रहेगा। फ्राइडे वीकेंड चीयर आता है या नहीं बाजार में। आइए हमारी टीम से भी करें बात और जान लेते हैं कुछ खबरें, और साथ ही आज के ब्रोकरेजेस भी। नुपुर, अरमान और आशीष हैं तैयार। नुपुर मॉर्निंग, बताएं क्या कह रही हैं आज के ट्रिगर्स और खबरें।
गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हैप्पीएस्ट माइंड आज फोकस में, क्योंकि जो 3 साल का शेयर लॉक इन था वो आज ओपन हो जाएगा। 20% यहाँ पे इक्विटी लॉक इन से खुलती हुई नजर आएगी। टेक्समार्को रेल, जहाँ पे फंड जुटाने पर बोर्ड बैठक पर विचार होने वाला है। इक्विटी या QIP के जरिए फंड जुटाने पर कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट आ सकता है, तो यहाँ रखनी है आपको नजर। काफ़ी सारे बदलाव होंगे। FTSE सेमी एनुअल रिव्यू जो है वो आज की क्लोजिंग से इफेक्टिव हो जाएंगे। सबसे बड़ा बदलाव आपको HDFC बैंक में जो वेटेज बढ़ेगा मर्जर के बाद, उसके बाद नजर आएगा इनफ्लो, और जो इफेक्टिव होंगे वो मंडे से होते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ सेंसेक्स के भी जो क्वार्टरली बदलाव होते हैं वो आज की क्लोजिंग से एप्लीकेबल हो जाएंगे, जिसमें आपको इनफ्लो HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, भारतीय एयरटेल, SBI, टाटा मोटर्स जैसे काउंटर्स में आते हुए नजर आ सकते हैं। और आउटफ्लो की लिस्ट में इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ICICI बैंक और TCS जैसे नाम है, तो ये भी आज से क्लोजिंग के बाद से एप्लीकेबल हो जाएंगे। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम जो है 2023-24 की, उसकी सीरीज 2 जो है वो आज बंद हो जाएगी, तो यहाँ पे भी रखनी है आपको नज़र। एशिया कप का अपडेट बता देती हूँ। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का आज मैच, तो ये भी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जहाँ पे रहने वाली है नज़र। इंडिया पाकिस्तान आज का है। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। अच्छा, वो ये तो पता है ना कि पाकिस्तान हार गया हो तुम? पता है कि नहीं पता है? पता है? हाँ सर। तो हाँ सर, इसका किस स्टॉक पे असर आएगा? कैसे नहीं आएगा? डिक्सन पे आएगा ना, अंबर डिक्सन पे। नेगेटिव हो गया ना इनके लिए। नेगेटिव हो गया। अब पाकिस्तान में टीवी सेट कम फूटेंगे। बराबर। इंडिया से हारने पे तो फोड़ेंगे, श्रीलंका से हारने पे नहीं टीवी सेट फोड़ देंगे। तो बताइए आगे क्या। ODI वर्ल्ड कप के जो फाइनल और सेमीफाइनल वाली टिकट्स है उसकी जो बुकिंग है वो आज से स्टार्ट हो जाएगी। कौन कौन करवा रहा है सेमीफाइनल फाइनल की बुकिंग? कौन कौन करवा रहा है? हम में से? हाँ, आप नहीं, मैं तो आप ही का पूछ सकता हूँ। कोई भी नहीं? मतलब आप सब लोग, मतलब ऑफिस में मैं करवा सकता हूँ। देख ले, फिर कहीं कोई ये ना बोले कि मैंने मौका नहीं दिया था। ठीक है, मेरी बुकिंग कौन? बस नुपुर, आप बहुत बढ़िया हो गई है, बता दीजिए। अब आगे मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा, जो बोलना है बोलो। ठीक है सर। MCX पे भी रखनी है नजर, क्योंकि डिविडेंड के चलते आज एक्स डेट है। 19 रुपये का यहाँ पे डिविडेंड है। IPO अपडेट बता देती हूँ। RR केबल यहाँ पे जो डे 2 का अपडेट अब तक करीबन 1.4 टाइम्स बढ़ते हुए नजर आया है। रिटेल में आपको सबसे कम दिखेगा। NII में 2 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन है। QIB में भी 1.65 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन आते दिखा है, और आज ये IPO बंद हो जाएगा। सामी होटल्स, जहाँ पे अब तक बहुत सुस्त रिस्पॉन्स आते हुए नजर आया है। पहले दिन में सिर्फ 0.07 टाइम्स बढ़ते हुए दिखा है। QIB 0 है। रिटेल में देखेंगे तो 34% का सब्सक्रिप्शन आपको आते हुए नजर आया है। आज इसका दूसरा दिन है। जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज का भी पहले दिन के अपडेट में 20% का सब्सक्रिप्शन आपको नजर आएगा। रिटेल में सबसे ज़्यादा 88% का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आते हुए दिखा है, और आज इसका दूसरा दिन है। यात्रा का आज IPO ओपन होने वाला है। आज से 20 सितंबर तक ये IPO खुला रहेगा। प्राइस बैंड देखें तो 135 से 142 रुपीज़ की। इशू साइज 775 करोड़ की, और फ्रेश इशू इसमें से देखेंगे तो 602 करोड़ के आसपास का है। और कंपनी ने एंकर निवेशकों के जरिए करीबन 350 करोड़ रुपए जुटाए, जिसमें आपको ICICI प्रू, मिराय एसेट्स, टाटा म्यूचुअल फंड, बंधन म्यूचुअल फंड, मैक्स लाइफ, बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस जैसे नाम दिखेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स और खबरें। अरमान बताएं कौन सी खबरें लेकर आए हैं आप? जी बिल्कुल। खबरों में सबसे पहले इन्फोसिस पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कंपनी ने ग्लोबल कंपनी के साथ जो है ग्लोबल कई सारी ग्लोबल क्लाइंट जो है उनका नाम तो आखिर नहीं दिया है, पर उनके साथ जो है MOU करते हुए दिखे हैं। और ये इन्फोसिस के AI सोल्यूशन की मदद से ग्लोबल कंपनी जो है डिजिटल अनुभव और उसी के साथ साथ मॉडर्नाइजेशन और बिजनेस ऑपरेशन इसके लिए करार करते हुए दिखे हैं। और लगभग 15 वर्षों का जो कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ दिखा है, उसमें आपको दिखेगा लगभग 12,450 करोड़ का जो है बड़ा जो अमाउंट है, वहाँ पर ये लक्ष्य बताया गया है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट का है। इंडियन होटल्स, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कंपनी ने ताज होटल के लिए करार किया है, और ये 14 सितंबर को जर्मनी फ्रैंकफर्ट में ताज होटल के लिए करार करते हुए दिखे हैं। ऑपरेटिंग लीज एग्रीमेंट जो है उसके तहत भी जो यहाँ पर करार होता हुआ दिखा है, और ये होटल में अगर आप देखेंगे लगभग 134 कमरे रहेंगे। सियाराम सिल्क मिल्स, यहाँ पर अगर आप बात करें, कंपनी ने बायबैक का प्राइस बढ़ाया है। पहले 650 का भाव था, उसे बढ़ाकर अब 720 का जो है भाव कर दिया है। और नेचुरली अगर आप देखें भाव बढ़ा दिया है तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो कम होते हुए दिखेंगे। जितने बायबैक करेंगे 16.6 लाख से कम होकर लगभग 15 लाख के आसपास जो है वो होते हुए दिखे हैं। स्ट्राइड्स फार्मा, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि US FDA से इनको एक टैबलेट की जो शुरुआती मंजूरी है वो मिलती हुई दिखी है। इनकी जो सिंगापुर की सब्सिडरी स्ट्राइड्स फार्मा ग्लोबल को जो है ये मंजूरी मिलती हुई दिखी है।
एल्केम लैब यहाँ पर कंपनी पर आईटी विभाग का सर्वे जो है वो जारी करते हुए दिखा है। कुछ अगर आप देखें ऑफिसेज या सब्सिडरी पर जो आईटी विभाग का है सर्वे है। मेडप्लस हेल्थ सर्विसेज यहाँ पर कंपनी की सब्सिडरी के इनकम टैक्स में यहाँ पर भी सर्वे किया है, जिसमें कंपनी आईटी ऑफिशियल के साथ पूरा सहयोग जो है वो कर रही है। और अंत में अबाउट इंडिया, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि गोवा सरकार ने कंपनी के प्लांट को बंद करने की जो है चेतावनी दी है, जिसमें फैक्ट्री में अगर आप देखें आप कुछ रिस्क है, उसी के साथ उसके चलते जो है मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को रद्द करने की जो है चेतावनी दी थी। ओके, ये है आपके लिए कुछ और खबरें। अनूपुर बताएं फाइनल सेट ऑफ खबरें आज की। बिल्कुल, पटेल इंजीनियरिंग पे नजर रखनी है। 250 करोड़ के ऑर्डर के लिए कंपनी की जेवी को L1 बिडर घोषित किया गया। ऑर्डर मिला है कंपनी को और जेवी में जो 40% की हिस्सेदारी है उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी को करीबन 100 करोड़ मिलेंगे। तो ये स्टॉक में आज फोकस में रहेगा। जी एंटरटेनमेंट, जहाँ पे जी एंटरटेनमेंट के मामले में कल और आज सुनवाई के बाद सिक्योरिटी जो सैट है उसमें जो सुनवाई अब 27 सितंबर को तय की गई है, तो ये स्टॉक फिर से फोकस में आने वाला है। शिवा सीमेंट, जहाँ पे राइट से इशू के जरिए 400 करोड़ जुटाने के लिए बोर्ड से अब मंजूरी मिलती हुई दिखी है, तो स्टॉक भी फोकस में। शुगर स्टॉक आज फिर से फोकस में रहेंगे। कल भी हमने यहाँ पे अच्छा मोमेंटम देखा था, जहाँ पे खाद्य सचिव जो है संजीव चोपड़ा साहब, उनकी तरफ से बयान आते हुए दिखा है। उनका कहना है कि गेहूं के तो दाम बढ़े लेकिन चीनी पर कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा स्टॉक है, जिसके चलते जो अफवाहें हैं दाम बढ़ने की उस पर कोई चिंता उन्हें नहीं नजर आती, क्योंकि स्टॉक जो है वो भरपूर है चीनी का। तो शुगर स्टॉक्स भी आज वापस से फोकस में रहेंगे। एक्सपेंशन लेमन ट्री की तरफ से कंटिन्यू, कंपनी ने 2 नए प्रॉपर्टी के लिए फिर से करार किया है। नेपाल और गुजरात में ये प्रॉपर्टीज है, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। बल्कि में सुवेन फार्मा पे आपको नजर रखनी है, क्योंकि जहाँ पे एक शेयर होल्डर ने करीबन 1.5% हिस्सेदारी जो है वो बेची है, जिसकी हिस्सेदारी 2% से घट के 0.7% रह गई है। सीएमएस इन्फो सिस्टम, जहाँ पे स्मॉल कैप फंड ने करीबन 18.5 लाख शेयर्स 355 के भाव पर बेचे। ये स्टॉक भी फोकस में रहने वाला है। इंडिया पेस्टिसाइड्स, जहाँ पे कंपनी के जो प्रमोटर है उन्होंने करीबन 0.68% से अपनी हिस्सेदारी घटाई है 300 रुपये के भाव पर। और बजाज हेल्थ केयर, कल फोकस था इस स्टॉक पे, पब्लिक शेयर होल्डर है, उन्होंने करीबन 1.5 लाख शेयर्स बेचे 416 के भाव पर। ओके, ये है आपके लिए सारी की सारी आज की खबरें। आइए ब्रोकरेज जानते हैं आशीष के साथ FIR में। मॉर्निंग आशीष, बताएं आज की रिपोर्ट्स। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए टीटागढ़ रेल सिस्टम्स, यहाँ पर HSBC की तरफ से अच्छी रिपोर्ट है। खरीदारी की राय को बरकरार रखा और टारगेट प्राइस बढ़ाया गया 750, जो कि अभी करंट मार्केट प्राइस भी है। यहाँ से लक्ष्य को बढ़ाकर 900 रुपये कर दिया है। और ये मान रहे कि कोर इंडस्ट्रीज़ की वॉल्यूम ट्रेंड्स अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया, डिमांड काफ़ी अच्छी लग रही है और प्राइवेट प्लेयर सेक्टर्स को भी ऑर्डर जिस प्रकार से लगातार बनते जा रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी में जो है बड़ा इजाफा देखने को मिला है, इसके चलते अगर आप देखें तो स्टॉक फोकस में रहेगा। 750 से लक्ष्य को बढ़ाकर 900 रुपये कर दिया। इसके अलावा टाटा मोटर्स, ये भी सुर्खियों में, नोमिरा की तरफ से रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 625 रुपये का भाव चल रहा है। टारगेट दिया इन्होंने 786 रुपये का। और मान रहे कि कल नेक्सॉन की तरफ से जो प्राइसिंग आई थी वो काफ़ी अट्रैक्टिव यहाँ पर देखने को मिली और हो सकता है कि आगे जाकर SUV सेगमेंट में इनकी पकड़ और यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ सके। फिलहाल वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप देखें तो 4 टाइम्स EV/EBITDA के आसपास चल रहा है, जो कि मान रहे हैं ये अट्रैक्टिव भी है। ग्रासिम पेंट कारोबार में एंट्री करने के बाद लगातार ब्रोकरेज हाउस की तरफ से यहाँ पर फोकस आ रहा है। जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। 1932 रुपये का भाव चल रहा है। ये 2270 रुपये का टारगेट दे रहे हैं और मान रहे कि इनका जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है डीलर्स का, उसी को इन्होंने फर्दर यूज़ किया है अपने पेंट कारोबार में बढ़त बनाने के लिए। तो इसका फ़ायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। खरीदारी की राय दे रहे हैं 2270 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये है सारी की सारी रिपोर्ट जिन पर आज आपको दिखेगा भरपूर एक्शन। कुल मिला के 1, 2, पूरी 3 रिपोर्ट है। वाह। तो रिपोर्ट्स के मामले में चल रहे हैं लाइफ टाइम लो पर आशीष, और बैन के मामले में चल रहे हैं 52 वीक हाई के आसपास। जो वहां पे काम बढ़ा है यहाँ पे घटा दिया। 52 वीक हाई, 52 वीक लो, दोनों तरफ। तो इसका मतलब है कि किसी भी लिहाज से आशीष एवरेज के ऊपर नहीं सर, ऐसा नीट ने बताया ऐसा। चलिए, मुझे FIS में से कॉन्टेक्ट नहीं है आपके कि जिनको कॉन्टेक्ट है, लेकिन भाई रिपोर्ट तो निकालते रहा करो, भले सेम टारगेट वाली रखो, सेम रिकमेंडेशन निकाल दिया करो, मेरे लिए बोलने के लिए ठीक रहता है। चलिए बढ़ते आगे और हमारे सारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ तैयार। वक्त है पिक ऑफ द डे का।
ओपनिंग बैट्समैन सचिन जी के साथ करेंगे शुरुआत। सुप्रभात सचिन जी, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, कल के सत्र में जिस तरीके से मेटल्स में परफॉर्मेंस थी, मुझे लग रहा है वो मेटल्स की परफॉर्मेंस अगले कुछ हफ्ते के लिए बरकरार रहनी चाहिए। ये काफी कॉन्फिडेंट ब्रेकआउट यहाँ पर निफ्टी मेटल इंडेक्स पे भी एग्जिबिट हुआ है एंड उसमें से ही जिंदल स्टील एंड पावर का स्ट्रक्चर काफी सिमिलर है। टाटा स्टील में कल हमने एक ब्रेकआउट देखा था, हिंडाल्को में भी देखा था, बट मुझे लग रहा है जिंदल स्टील एंड पावर अभी यहाँ पर रिपोजिशन हुआ है एक फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन से ब्रेकआउट देने के लिए। तो 745 के पोजिशनल टारगेट के लिए यहाँ पर हमने रिकमेंडेशन दी है 698 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की। इंट्राडे के लिहाज से मुझे लग रहा है अगर डिप्स मिलते हैं तो 710 तक हम खरीदारी कर सकते हैं एंड ड्यूरिंग द डे इटसेल्फ मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 726 के आसपास का स्विंग बनना चाहिए। ओके, 726 745 दो टारगेट रखे, खरीदे 698 के स्टॉप लॉस के साथ JSPL। बंसल जी सुप्रभात, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर आज के लिए। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। आज अनिल जी आपने बोला कि सारे मतलब कि लोग जुड़ गए हैं, तो मेरी नजरें स्क्रीन पे थी कि कुणाल जी जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। तो अनिल जी आज मैं चाहूंगा कि आप मुझसे पहले कुणाल जी का लें, चाहे मेरा नंबर अंत में आया। अनिल जी अच्छा, ओके। वो जनरली कई बार कहते हैं कि पहले FIs की तरफ से रिपोर्ट्स आती थी और वो बोलते कि एशियाई ऐसा है, एशियाई बाजार वैसे हैं, एशिया का वैल्यूएशन ऐसा ये, लेकिन उसमें हमेशा लिखा था एशिया एक्स जापान, मतलब जापान को एक्सक्लूड कर दो। और उसकी वजह ये होती थी कि बाकी एशियाई बाजारों को डेवलपिंग मार्केट, अंडर डेवलप्ड मार्केट मानते थे, जापान अकेला एक्सपर्ट। तो जब भी मैं कहूँ कि सारे एक्सपर्ट्स आ गए तो बंसल जी इन प्रिंसिपल आप मान लिया करो एक्स कुणाल जी। लेकिन कुणाल जी प्लीज डू द ऑनर्स। बंसल जी ने कहा पहले आपके पास। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी देखिए जो आज ये मुझे वरीयता दे रहे हैं बंसल जी, अनिल जी देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है अनिल जी। नहीं और सबसे पहले अनिल जी खरीदारी की ऐसे कोई अच्छा फील करने की जरूरत नहीं है, उनकी तैयारी पूरी नहीं हुई है, थोड़ा टाइम चाहिए। वो अपना देख रहे हैं, आपका कुछ नहीं देख रहे हैं। अनिल जी डाउट मुझे भी जी अनिल जी मुझे भी यही लग रहा था अनिल जी, मेरा भी यही संदेह था, लेकिन मैं कहना नहीं चाह रहा था अनिल जी। तो अनिल जी खरीदारी की राय है मेरी, और खरीदा है चोलामंडलम, जिसमें कि एक बड़ा ब्रेकआउट कल के ट्रेड में आता हुआ देखा हमने। NBFC स्टॉक से एक आउट परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं और चोला जो है वो अपनी ही चाल चलता है और उसमें हम एक नया ब्रेकआउट आते हुए देख रहे हैं। कल के ट्रेड में 1180 के आसपास एक रेजिस्टेंस थी, वो पार होकर उसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ, तो बाय करके चलने की राय है। यहाँ पर 1185 1185 का स्टॉप लॉस रख लें, 1240 और 1260 ये दो टारगेट्स हैं जिनके लिए चोला में मेरी खरीदारी की राय। ओके, तो चोला इन्वेस्टमेंट में खरीदारी करने की राय कुणाल जी की तरफ से आपके लिए। वंडरफुल, वेरी नाइस। आइए जरा राय सुमित जी से भी ले ली जाए। सुमित जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। नमस्कार अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी पिक ऑफ द 1240 1260 के टारगेट। जी सुमित जी सॉरी, बताएं सर। जी तो अनिल जी पिक ऑफ द डे के तौर पे जो स्टॉक रडार पे है वो है लुपिन। लुपिन के अंदर यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। लुपिन चार्ट्स के ऊपर बढ़िया दिख रहा है, लुपिन के अंदर कंटिन्यूअस तेजी भी देखने को मिल रहा है। स्टॉक यहाँ से और ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। 1150 1155 के आसपास इसमें खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो करीब 1130 1135 के पास है, तो 1130 का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर के अंदर 1180 रुपए से लेके 1190 रुपए तक के लेवल लुपिन में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल सकते हैं, तो 1130 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 1180 1190 के टारगेट्स के लिए। ओके, सुमित जी की पसंद लुपिन, वंडरफुल, वेरी गुड। आइए जरा पसंद जान ली जाए। बंसल जी तैयार है तो बंसल जी की ले लें, और या बंसल जी सेनानी साहब अभी आ गए हैं, तो आपको अगर लास्ट में ही आना है तो मैं पहले सिद्धार्थ जी की ले लूं। नहीं अनिल जी मैं तैयार हूं। मैंने सिर्फ कुणाल जी को चांस दिया था देखने के लिए कि वो डिसअपॉइंट करते हैं कि नहीं करते हैं, तो अनिल जी एकदम मतलब कि मेरी परख पे पूरे उतरे और मुझको डिसअपॉइंट किया अनिल जी उन्होंने। क्यों अनिल जी देखिए, आपने सुबह सुबह बोला क्रिकेट मैच देखने जा रहे हैं और कुणाल जी टाइम से जुड़ते नहीं है। हाँ। सारी जिम्मेवारी मेरे पे डाली हुई है, अपनी और कुणाल जी दोनों की, टिकटों के लिए, साथ चलने की, आग्रह के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, सारा काम मैं इतना करूंगा। अरे वाह। कुणाल जी वैसे क्रिकेट देखते नहीं है, उन्होंने सुना होता तो सबसे पहले अनिल जी सब कुछ छोड़ के दोनों आते लाते, मैं भी सुनते नहीं अनिल जी, लेट आते हैं। तो चलो, आपने सुबह बोला क्रिकेट मैच देखने जाएंगे। जब आप इतना काम कर ही रहे हो बंसल जी, जब आप इतना काम कर ही रहे हो कुणाल जी के लिए, मेरी टिकट का भी बंदोबस्त आप ही करें। मेरे आने जाने का टिकट का बंदोबस्त भी आप ही।
ऑफ कोर्स इट वुड बी रिएम्बर्स। हाँ, ऐसा नहीं है, मतलब ऑनरेरी नहीं है। आप बाद में वाउचर दीजिएगा, पास हो गया तो मैं रिएम्बर्स कर दूंगा। जी सर, बताइए पिक ऑफ द डे। अनिल जी, पिक ऑफ द डे है मेरा ग्रेन्यूल्स। काफी बेहतरीन टेक्निकल पैटर्न है। कल के सत्र में एक रिवर्सल ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और पूरा फार्मा फ्लेवर में है, और ये स्टॉक एक बड़ी तेजी का प्रबल दावेदार बन सकता है। 334 की क्लोजिंग है, 323 323 का लगाना है स्टॉप लॉस, 352 पहला टारगेट, 365 दूसरा टारगेट। ग्रेन्यूल्स है मेरा पिक ऑफ द डे। बड़े टारगेट के लिए तैयार होता हुआ ग्रेन्यूल्स। और आइए अब सिद्धार्थ जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ जी, तैयार हैं आप? गुड मॉर्निंग अनिल जी, बिल्कुल तैयार हूँ। हाँ, तो बताइए फिर, जो ये बड़ी खबर आई है इसके ऊपर अपनी राय दीजिए। पिक ऑफ द डे तो हम आपके हर रोज ही लेते रहे, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। जरा खबर लाइए, सिद्धार्थ जी के लिए स्पेशल खबर आई है एक, और खबर यह आई है कि अब इंडियन होटल जर्मनी में होटल ताज खोलने जा रहा है। फ्रैंकफर्ट में उन्होंने करार कर लिया है ताज होटल खोलने के लिए। अब और कोई बहाना बचा है आपके पास नहीं ले जाने का? सिद्धार्थ जी, कोई आखिरी बहाना कोई बचा है तो वो भी बता दो। अब तो ताज ने भी वहां खोल दिया है जी। नहीं अनिल जी, बिल्कुल जाना है। हम तो मानते हैं कि जर्मनी की सारी होटल इंडियन होटल की हो जाए, तब हम बिल्कुल भाई साहब, लगता है ना इंडिया को टेक ओवर करना पड़ेगा जर्मनी को, वैसा हाल है पूरी कंट्री को। जी सर, बताइए। अच्छा तो फील हुआ होगा, आप हमें ले जाए ना ले जाए, खुद जाए तो ताज में जरूर रुके। आइए बताइए सर, पिक ऑफ द डे। बिल्कुल अनिल जी, पिक ऑफ द डे के लिहाज से मैं आईटी को लाया हूं, और वो है एम्फेसिस। शॉर्ट टर्म टारगेट रखना है 2550 का, 2550 का। अगर पोजिशनल से लंबा टारगेट कोई रखना चाहता है तो 2800 रुपए का भी रख सकता है। एप्लीकेशन सर्विसेज प्रोवाइडर है, बीपीओ है, बीएफएसआई, कम्युनिकेशन सेगमेंट, लॉजिस्टिक्स को केटर करती है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू $707 मिलियन, जो 2x ऑफ द रेवेन्यू है। मार्जिन्स भी काफी स्ट्रांग है, 15% के ऊपर, और एक्सपैंड कर रही है बीएफएसआई स्पेस में। कनाडा, यूरोप में काफी ज्यादा एक्सपेंशन है। मैनेजमेंट ये समझ रही है कि ग्रोथ काफी स्ट्रांग आ सकता है सेकंड क्वार्टर के अराउंड। तो मैं मानता हूं एम्फेसिस 2550 का शॉर्ट टर्म टारगेट और 2800 रुपए का पोजीशन खरीदारी करने की राय। और आज दीप एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिख रही है कि अलग अलग सेक्टर से स्टॉक्स आते हुए दिख रहे हैं, एक्सेप्ट एक फार्मा जहां पर सुमित जी और बंसल जी की राय मिलती जुलती है। आइए, सुदीप शाह साहब भी हमारे साथ हैं कार्यक्रम में तैयार। सुदीप जी, गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, पिछले 2-3 सेशन से हम देख रहे हैं कि पीएसयू बैंक्स में एक अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ रही है, और हमें लग रहा है कि अब इसमें एक और नाम जुड़ रहा है जिसने कल ब्रेकआउट दिया था, पिछले 7-8 दिन का एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया था, और वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो यूनियन बैंक ने अपने हम अगर वीकली चार्ट देखें तो 85-87 लेवल से सपोर्ट तो ले ही रहा है, पर जो पिछले वीक का जो हाई था 90-91 उसके ऊपर अब सस्टेन करना भी चालू कर दिया है। और मुझे लग रहा है यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म की तेजी यहाँ पे बन जाएगी, और डेली वीकली दोनों चार्ट स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है। तो मेरी राय रहेगी यूनियन बैंक खरीदने के लिए 90 के स्टॉप लॉस से 104 के टारगेट के लिए। ओके, यूनियन बैंक करे खरीदारी। आज का पहला कैश स्टॉक। और आइए, पालवा साहब का है स्वागत। गुड मॉर्निंग सर, बताएं पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये स्टॉक में देखें तो जो एक करेक्शन देखने को मिला था, उसके बाद स्टॉक ने ऑलमोस्ट अपने प्रीवियस स्विंग हाई का जो ब्रेकआउट बना था वहीं से रीटेस्ट करके एक वापस पुल बैक का ट्रेड यहाँ पे जनरेट किया है। कल के सेशन में लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिला है, और स्टॉक कंफर्टेबली अपने सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन करते हुए देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से कल के सेशन में बाइंग इंटरेस्ट था, हमें लगता है यहाँ पे फॉलो अप बाइंग यहाँ पे वापस बनते हुए दिखेगी, और अपसाइड के टारगेट हमें लग रहा है 130 से लेके 132 तक आते हुए दिख सकते हैं ड्यूरिंग द डे। तो गेल पे बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो होगा 123.50 का। ओके, तो ये है आपके लिए गेल। इस पर भी खरीदारी। तो एक और सेक्टर ऑयल एंड गैस, इस पर भी रखना है फोकस। वेरियस सेक्टर्स के लिए आपको यहाँ पर आज खरीदारी की राय आ रही है। इंडियन होटल्स, वैसे दादी से बात तो करी इसकी, बट एक बार चार्ट चेक भी ले लिया जाए। अच्छी खबर है, जर्मनी में अब ताज होटल ये सेटअप करने जा रहे हैं इंडियन होटल्स। एक बार चार्ट जरा देखें इसकी बंसल जी, और बताएं क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स निकलते हैं इसके लिए। दीपांशु, देखें तो इंडियन होटल का टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, एक अहम सपोर्ट है 405-407 पर।
इसकी नीचे के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी की राय है फॉर अ टारगेट ऑफ 445 448। अनचार्टेड टेरिटरी में गया था, स्टॉक में करेक्शन हुई, इस करेक्शन में इंडियन होटल में खरीदारी की राय है। ओके, तो इंडियन होटल इस पर रखिए नज़र, खरीदारी की राय आपके लिए बन रही है और देखते हैं, अच्छी खबर है, उसका आज इम्पैक्ट कैसा आता है ये भी इंटरेस्टिंग रहेगा। खबर आपके लिए आती हुई दिख रही है, इन्फोसिस के लिए भी इन्होंने एक ग्लोबल कंपनी के साथ करार कराया। क्लाइंट का नाम नहीं आया है बट एआई सॉल्यूशंस देने में मदद करेंगे और अगले 15 साल में करीब $1.5 बिलियन की अपॉर्चुनिटी बनती है। 15 साल में, वैसे $1.5 बिलियन अच्छा अमाउंट है बट 15 साल में $1.5 बिलियन की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो देखते हैं इसका रियल इम्पैक्ट क्या आपको लिए आते हुए दिखेगा। करीब $100 मिलियन की सालाना इस पर अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख रही है। नॉनदलेस इन्फोसिस एक बार देख लेते हैं। कल थोड़ा आईटी स्टॉक्स में हमने रोटेशन भी देखा था। पालवे साहब, इन्फोसिस चार्ट कैसी लगती है सर 1500 के ऊपर? तो दीपांशु जी देखिए, आईटी स्टॉक्स में जरूर यहाँ पे लोअर साइड से बाइंग इंटरेस्ट बना है और सारे ही स्टॉक्स एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे कैरी करते हुए दिख रहे हैं। इन्फोसिस में जिस तरीके से ब्रेकआउट यहाँ पे बने हुए हैं, हमें लगता है ये स्टॉक फर्दर यहाँ से रैली एक्सटेंड करते हुए दिख सकता है। 1540 1550 इसके नेक्स्ट टारगेट हमें लगता है पोजिशनल बेसिस पे आते हुए दिख सकते हैं। जिनके पास भी पोजीशन है या करंट लेवल से बाय कर रहे हैं, अब यहाँ पे स्टॉप लॉस जो होना चाहिए वो करीब 1485 के आसपास होना चाहिए। स्ट्रक्चर इसका पॉजिटिव है, वीकली चार्ट पे भी देखें तो यहाँ पे कंसिस्टेंट बेसिस पे एक बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है। ये 4th 5th कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे हायर हाई लो फॉर्मेशन है, तो एक सस्टेन बाइंग यहाँ पे इन्फोसिस में, तो बाय की पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके, तो बाय की पोजीशन बनाई जा सकती है। यहाँ इन्फोसिस, इस पर रखिए आपको नज़र। रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया में आपको बड़ी ब्लॉक डील होती हुई दिख रही है। 11 करोड़ 40 लाख शेयर्स के आपको सौदे होते हुए दिख रहे हैं। जरा इस पर रखिएगा नज़र। बड़ी खबर रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया में होती हुई दिख रही है। यहाँ पर ऑलरेडी खबरें चल रही हैं कि आगे कंपनी का फ्यूचर कैसा रह सकता है। 11 करोड़ 40 लाख शेयर्स के आपको सौदे होते हुए दिख रहे हैं, तो बड़ा एक्शन यहाँ पर हुआ है। देखना पड़ेगा अगर ये प्रमोटर ब्लॉक की तरफ से आपको स्टेक आते हुए दिख रहा है कहीं और से। बट हमने 2 दिन पहले खबर की थी कि यहाँ पर प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं और बेचकर पूरी तरह से निकलना चाहते हैं। प्राइवेट इक्विटी फंड के पास 41% हिस्सेदारी है इस कंपनी में और वो 2 चरणों में बेचने की बात कर रहे हैं। तो लेट्स सी कितना अभी बेचा है। जल्दी से हमारी रिसर्च टीम हमें ये सारी डिटेल्स भेजेगी, लेकिन जो 2 दिन पहले आपको जी बिजनेस में खबर दी थी कि ये स्टेक बिकने की तैयारी में ये होता दिख रहा है। लगभग 11.5 करोड़ शेयरों का बड़ा चंक, बड़ा ब्लॉक बिकने की तैयारी में इस वक्त है। देखते हैं इतना बड़ा स्टॉक किसके पास है, वो हम पता लगाने की कोशिश करेंगे। और ये बड़ी खबर आती दिख रही है, रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया। जरा इस पर एक चेक लिया जाए सिद्धार्थ सेरानी साहब से। सिद्धार्थ जी, खबरें आ रही थी कि प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेचकर निकलना चाहते हैं और मार्केट में बेचने का मन है। आज ये डील होती हुई दिख रही है, कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, ये QSR सेगमेंट, क्योंकि ये फ्रेंचाइजी बर्गर किंग की ब्रांडेड करती है, तो QSR सेगमेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और मैं मानता हूं कि जिस हिसाब से सेम स्टोर ग्रोथ बढ़ रहे हैं, तो ये सारे जो रेस्टोरेंट और QSR ब्रांड्स है ये काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं मानता हूं कि अगर आपने ले रखा है तो आपको बने रहना चाहिए, बट इसमें ट्रैक्शन बहुत स्लोली आता है क्योंकि इसमें प्रॉफिटेबिलिटी, मार्जिन वगैरह बहुत मुद्दे होते हैं जो देखने जैसे होते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपने ले रखे हैं तो लंबा समय दे, शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हो सकते। हालांकि हमारी कोई रिपोर्ट या टारगेट नहीं है। ओके, तो यह है आपके लिए सिद्धार्थ जी की तरफ से रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया, जहां पर आपको रखनी है नज़र। बड़ा एक्शन इस पर आते हुए आपको दिख रहा है। 11 करोड़ 40 लाख शेयर्स, 23% इक्विटी का सौदा हुआ है यहाँ पर। प्रमोटर्स की करीब 41% है, 40.8 अगर आप एग्जैक्ट लेवल देखें तो 40.8% इक्विटी है। करीब 20 करोड़ 18 लाख शेयर्स हैं। अब यहाँ पर हमने देखा है 11 करोड़ 40 लाख शेयर्स का, तो क्या एक फर्स्ट स्टेप डील है? क्योंकि हमने भी आपको बताया था कि 2 स्टेप में ये डील हो सकती है। तो लग रहा है जो हम खबर आपको दे रहे थे ऑलमोस्ट उसी बेसिस पर ये एक्शन हुआ है। ऑफ कोर्स ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन जब आएगी तब हम आपको और इसके बारे में डिटेल में बता सकेंगे। बट रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया लग रहा है कि प्रमोटर की तरफ से एक्शन होते हुए दिखाए। 2 स्टेप डील का फर्स्ट स्टेप आपको इस समय प्ले आउट होते हुए दिखाए। ओके, तो यानी कि जो हमारी 2 दिन पहले की बड़ी एक्सक्लूसिव खबर थी वही सही और सच साबित होती दिखी है। बिल्कुल प्रमोटर्स की तरफ से बड़ा चंक यहाँ पर आते हुए नजर आ रहा है। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर पर मुहर लगती हुई है।